मित्रों, हमने कृषि साख समितियों के तहत विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। आज हम ऋणों के पुनर्भुगतान के बारे में बात करेंगे। रीपेमेंट्स ऑफ लोन। कृषकों को ऋण देने के साथ साथ ऋणों की वसूली भी आवश्यक है, अन्यथा समिति के वित्तीय साधन समाप्त हो जाएंगे और उसे बंद करने की नौबत आ जाएगी। अतः ऋणों की नियमित वसूली की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। उसके लिए ऋण की देय तिथि इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए ताकि किसान फसल बेचने के साथ ही ऋण का भुगतान कर सके। ऋणों की वसूली के लिए किस्तों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि पुनर्भुगतान की अवधि को फसल की बिक्री की अवधि से नहीं जोड़ा गया तो किसान उपज से प्राप्त धन को अन्य कार्यों पर खर्च कर देगा तथा ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा। कुछ परिस्थितियां जैसे अकाल, फसल का नष्ट हो जाना आदि के समय ऋण के भुगतान में विलंब हो सकता है। ऐसी स्थिति कृषक के नियंत्रण से बाहर होती है, अतः उस समय किसान को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। पूर्ण ऋण का भुगतान बिना दोबारा ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ समितियां खातों में प्रविष्टि कर ऋण का भुगतान दिखाकर नया ऋण दे देती हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से लापरवाही को बढ़ावा मिलता है, अतः इस कठोरता से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मैकलेगन समिति ने कहा था कि जब तक ऋणों को समय पर नहीं लौटाया जाएगा तब तक सहकारिता को वित्तीय एवं शैक्षिक दृष्टि से एक भ्रमी समझा जाएगा। अतः ऋण का समय पर लौटाना सहकारी आंदोलन की सफलता की अनिवार्य शर्त है। साख को विपणन से जोड़कर ऋणों की वसूली समय पर की जा सकती है। अतिदेय ऋण, ओवरड्यूज। भारत में सहकारी समितियों के सामने अतिदेय ऋणों का समस्या रही है। कृषक ऋण तो ले लेते हैं किंतु उन्हें पुनर्भुगतान में लापरवाही बरतते हैं। यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि ऋणों के पुनर्भुगतान एवं वसूली से लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह सहकारी आंदोलन के लिए सर्वाधिक चिंताजनक बात है। अतिदेय ऋणों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने समितियों के साख प्रवाह की सीमिति को सीमित कर दिया है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा समिति ने कहा कि कई राज्यों में हाल के वर्षों में जो जड़ता या मंदी दिखाई देती है उसके मुख्य कारण अतिदेय ऋणों को नियंत्रित करने में असफलता रहना है। ऋणों का पुनर्भुगतान न होने से समितियों के कोष फंस गए तथा केंद्रीय बैंकों से लिए गए ऋण भी जड़ता की स्थिति में आ गए। इस समय समितियों द्वारा दिए गए ऋणों का 40% भाग अतिदेय ऋणों के रूप में रुका हुआ है। विभिन्न राज्यों में अतिदेय ऋणों का भुगतान अनुपात भिन्न भिन्न है। अतिदेय ऋणों की बढ़ती मात्रा व ऊंचा प्रतिशत सहकारी आंदोलन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, अतः इस प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने होंगे। अतिदेय ऋणों में वृद्धि के कारण क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निरीक्षण व्यवस्था की असफलता। सहकारी समितियों की निरीक्षण व्यवस्था दोषपूर्ण है। सदस्य जिन कार्यों के लिए ऋण लेते हैं उनमें ऋण का उपयोग न कर अन्य गैर उत्पादक कार्यों में करते हैं। सहकारी समितियों का ऋण दुरुपयोग रोकने में असफल रही है, फलस्वरूप गैर उत्पादन कार्यों में लग जाता है, अतः उसके पुनर्भुगतान में कठिनाई आती है। दूसरा है केंद्रीय बैंक द्वारा उपेक्षा। कई राज्यों में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निरीक्षण कार्यों में लापरवाही बरती जाती है। इन बैंकों के पास स्वयं का निरीक्षण स्टाफ नहीं है, अतः निरीक्षण कार्यों के लिए पंचायत समितियों एवं सहकारी विभाग पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा है ऋण देने वाली विभिन्न एजेंसियां। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियां कार्यरत हैं। कोई भी एजेंसी ऋण देते समय इस बात की जांच नहीं करती कि कृषक पर अन्य संस्थाओं के कितने ऋण बकाए हैं तथा कृषकों को पुनर्भुगतान क्षमता कितनी है। इस कारण किसान किसी अन्य संस्था को ऋण चुकाने के लिए दूसरी संस्था से ऋण ले लेता है। इस प्रकार ऋण का वास्तविक भुगतान नहीं हो पाता। इसके बाद चौथा है नियमों की अवहेलना। ऋण देते समय नियमों की अवहेलना की जाती है। पुराने ऋणों को न चुकाने वाले सदस्यों को ऋण दे दिए जाते हैं। कुछ समितियां सदस्यों की साख क्षमता से अधिक ऋण दे देती हैं। सदस्यों का पुनर्भुगतान क्षमता व जमानत के बारे में सावधानी बरती नहीं जाती। इसके बाद है 5वां है अकुशल प्रबंध। प्रबंध की अकुशलता भी अतिदेय ऋणों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सामान्य रूप से प्रबंध में समितियों व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने में लापरवाही बरतते हैं। इस कारण वे सदस्यों को ऋण भुगतान के लिए नहीं कह पाते। इस प्रकार ऋणों की वसूली में कठोरता न बरतने से अतिदेय ऋण बढ़ जाते हैं। इसके बाद छठा है चुनाव व्यवस्था। सदस्यों से वोट लेने के लिए किसी भी समिति के प्रबंधक सदस्यों को नाराज नहीं करना चाहते। अनेक बार अतिदेय ऋणों को किसी न किसी बहाने से माफ़ कर दिया जाता है। इससे सदस्यों में ऋण चुकाने की भावना समाप्त हो जाती है। चुनाव के समय उदारपूर्वक लापरवाही से नियमों के विरुद्ध ऋण वितरित किए जाते हैं जो कभी वसूल नहीं हो पाते। इसके बाद है सरकारी दृष्टिकोण। 7वां, राज्य सरकार की नीतियां भी ऋण वसूली कार्यक्रम के विपरीत रही हैं। समितियों के ऋण चुकाने में त्रुटि करने वाली सदस्यों की सरकार द्वारा तकावी ऋण दिए गए हैं अथवा उनके ऋण माफ़ कर दिए गए हैं। इसके बाद 8वां है प्रकृति पर निर्भरता।
भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है और देश में किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष अकाल या अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं और वह ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है। इसके बाद नीची ब्याज दर। सहकारी समितियों की ब्याज दर अन्य वित्तीय संस्थाओं की ब्याज दर से कम होती है, अतः सदस्य अधिक ब्याज दर वाले ऋणों को चुकाने के बाद ही समिति के ऋण चुकाने पर ध्यान देते हैं। अनेक बार ऋण लेने वाले सदस्य ऋण की कोषों को ऊंची ब्याज दर पर अन्य व्यक्तियों को देकर के लाभ प्राप्त करते हैं। 10वां है साख का विपणन से संबंध न होना। अनेक समितियां ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश को नहीं मान रही हैं कि साख को विपणन से जोड़ना चाहिए। साख को विपणन से जोड़कर ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे किसानों को कष्ट भी नहीं होगा। अतिदेय ऋणों को कम करने के संबंध में सुझाव। अतिदेय ऋणों की समस्या सहकारी आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या के हल के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति व रिजर्व बैंक ने अनेक सुझाव दिए हैं। इनके सुझाव निम्नलिखित हैं। सदस्यों को शिक्षित करना। किसी भी संस्था की सफलता या असफलता के लिए उसके सदस्य जिम्मेदार होते हैं। यदि हम समिति के सदस्यों को समझाने में सफल रहते हैं कि ऋण का भुगतान समिति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है तथा उसके सदस्यों को पुनः ऋण प्राप्त हो सकेगा, तो सदस्य स्वयं ही ऋण भुगतान करने लगेंगे। साख के उचित उपयोग की आवश्यक जांच भी आवश्यक है। हमें सदस्यों को समझना होगा कि उत्पादन कार्यों में ऋण का प्रयोग करने से इसका पुनर्भुगतान संभव है। इसके बाद ऋण नीति में परिवर्तन। समिति को अपनी ऋण नीति में इस प्रकार परिवर्तन करना होगा कि आवश्यकता वाले सदस्यों को ऋण दिया जाए तथा वह उसका सही उपयोग करे। ऋण का भुगतान करने में त्रुटि करने पर सदस्यों को ऋण न दिया जाए। नेक्स्ट है पुनर्वास कार्यक्रम। ऐसी समितियां जो अतिदेय ऋणों की अधिकता के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गई हैं, सरकार अनुदान व सहायता दे सकती है। ऐसी समितियों के अतिदेय को वसूली योग्य ऋणों में बांट दिया जाता है। वसूली योग्य ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर कार्रवाई की जाती है तथा उन्हें किस्तों में पुनर्भुगतान की सुविधा दी जाती है। वसूली अयोग्य ऋणों को रूढ़िबद्ध खाते में डाल दिया जाता है, जिसके लिए सरकार अनुदान दे सकती है। इस प्रकार अतिदेय ऋणों की अधिकता के कारण बंद प्राय समितियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट चौथा है देय तिथियों पर वसूली। समितियों को देय तिथियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा उस समय ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि सदस्यों को ऋण चुकाने के लिए प्रेरित किया जा सके। देय तिथि पर ऋण वसूल न करने से प्राथमिक सदस्य ऋण साख समितियों, केंद्रीय बैंकों और केंद्रीय बैंक के शीर्ष बैंकों को ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार सदस्यों द्वारा ऋण से सभी प्रभावित होते हैं। इसके बाद है वसूली अभियान। ऋणों के वसूली के लिए देय तिथियों पर विशेष वसूली अभियान प्रारंभ करने चाहिए। ये अभियान ऐसे समय प्रारंभ किए जाएं जब फसल बिकने वाली हो ताकि सदस्यों के पास वित्त हो और वे ऋण को चुका सकें। अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा सके। ऐसे अभियानों में ऋण चुकाने वाले व्यक्तियों को कुछ छूट दी जा सकती है। वसूली अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वसूल की गई राशि भी कमीशन दिया जा सकता है। छठा है अधिकारियों की सतर्कता। समितियों के अधिकारियों को ऋण देते समय उनके वसूली एवं डिक्री संबंधी कार्रवाई करते समय पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। डिक्री प्राप्त करने के बाद उससे पालन कराने पर सतर्कता की आवश्यकता है। अतिदेय ऋणों की अधिकता को देखते हुए अतिरिक्त वसूली कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। 7वां है दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई। समितियों में ऋण चुकाने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में देखा गया है कि प्राथमिक समितियां दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके लिए केंद्रीय बैंक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह समिति के सदस्यों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई कर सके, समिति चाहे ऐसा न चाहती हो। इसके बाद है प्रबंध में परिवर्तन। अनेक बार प्राथमिक समितियों के प्रबंध पर कुछ स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं। ये व्यक्ति समितियों का कार्य संचालन निजी हित में करते हैं। जोड़ तोड़ के कारण इनको हटाना कठिन हो जाता है। ऐसा मामूली रजिस्ट्रार के ये अधिकार होता है कि वे ऐसी प्रबंध समितियों को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति कर दे। ऐसा प्रशासक नई प्रबंध समिति गठित होने तक कार्य करता रहेगा। नेक्स्ट है किताबी समायोजन पर रोक। सहकारी विभाग व समितियों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि ऋणों की वसूली में किताबी समायोजन न किया जाए। सामान्य रूप से समितियां ऋणों को झूठी वसूली दिखाकर उन्हें नए ऋणों के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके लिए लेखा पुस्तकों में समायोजन किए जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ऋणों की वसूली की जाती है। तिथि व पुनः ऋण देने की तिथि में अंतर रखा जाना चाहिए तथा ऋण मौसम की अनुकूलता के आधार पर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है 10वां दोषी व्यक्तियों को अयोग्य करार देना चाहिए। सरकारी अधिनियमों में ऐसा प्रावधान दिए जाने चाहिए जिसमें दोषी व्यक्तियों को प्रबंध में भाग लेने की मनाही हो। साथ ही दोषी व्यक्तियों को भविष्य में ऋण देने पर रोक लगाई जा सके। यह ऋण प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा दोषी व्यक्तियों के सरकार या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिलेगा।
यदि ऋण प्राकृतिक संकट के कारण नहीं चुकाया गया है तो ऐसे ऋणों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अतिदेय ऋणों के अध्ययन के लिए गठित रिजर्व बैंक दल का विचार है कि ऋणों की वसूली के बारे में राज्य सरकारें अनुचित हस्तक्षेप करती हैं। दल ने लिखा है कि हमें ये बताना होगा यदि राज्य सरकारें ऋण वसूली के लिए उपयुक्त वातावरण करने की अपनी जिम्मेदारी में असफल रहती है तो कानूनी संशोधनों, प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय परिवर्तनों तथा संरचनात्मक सुधारों के क्षेत्र में जो उपचारात्मक कदम हमने सुझाए हैं उनका विशेष महत्व नहीं होगा तथा न वसूली पर उनका कोई प्रभाव पड़ेगा।